दोस्तों हम बात कर रहे हैं 804 नंबर सब्जेक्ट कोड के एमसीक्यू की और छोटे प्रश्नों की। तो चलिए देखते हैं भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और छोटे प्रश्नों की श्रृंखला को। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो वाचक शब्द भी होता है, लक्षक शब्द भी होता है और व्यंजक शब्द भी होता है। उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्वीट का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, प्राय उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है अथवा जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। यह परिभाषा एनसीईआरटी की है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बोलने के कौशल के विकास की प्रमुख गतिविधि है। तो बोलने के कौशल के विकास की प्रमुख गतिविधि जो है सारी होती हैं। वाद विवाद से भी बोलने का कौशल विकसित होता है, कहानी कथन से भी और अंताक्षरी से भी। तो उपरोक्त सभी सही हैं। अब आपको यहाँ से भी बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे जब आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा बोलने के कौशल के विकास संबंधी गतिविधियाँ लिखिए। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं वाद विवाद गतिविधि, कहानी कथन गतिविधि, अंताक्षरी गतिविधि, इस तरह से बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। तो अच्छा मूल्यांकन विश्वसनीय होता है और वैधता भी होती है उसकी, यानी कि और ब दोनों सही है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, त्रिभाषा नीति के अनुसार इसमें कौन कौन सी तीन भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो एक मात्र या क्षेत्रीय भाषा, दूसरे नंबर पे हिंदी और तीसरे नंबर पे अंग्रेजी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीन भाषाएं आपको बतानी हैं। इसके बाद में बच्चों के भाषा विकास की अवस्थाओं के नामों का उल्लेख कीजिए। तो मैंने ये पहले वीडियो में बताया है, ध्यान रखिएगा। जन्म के समय से रोना जिसको क्रंदन कहा जाता है, हैं, फिर 6 सप्ताह में कूक कूक 6 सप्ताह में वो कूकना शुरू करता है। ठीक है, जन्म के समय से वो रोना शुरू करता है जिसको क्रंदन कहा जाता है, आप रोना लिख सकते हो। सब और 6 सप्ताह में जो है कूकना प्रारंभ कर देता है और 6 महीने में बड़बड़ाना प्रारंभ कर देता है और 12 से 18 महीने में एक शब्द बोलना शुरू कर देता है और 2 वर्ष में दो शब्द बोलना शुरू कर देता है। तो ये 5 अवस्थाओं के नाम आपको लिख देना है इस तरह से, केवल नाम पूछेगा तो। भाषा शिक्षण की कोई 4 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो भाषा बच्चों को भाषा जो है प्रभावी प्रयोग करना सिखाती है। ठीक है ना, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सिखाती है, बच्चों में भाषा कौशलों का विकास करना। ये भाषा शिक्षण जो है इसके 4 उद्देश्य हमें बताने, कोई भी उद्देश्य लिख सकते हैं। अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास करना, बच्चे भाषा को विभिन्न स्थितियों में प्रयोग कर सकें और समझ सकें, बच्चे अपनी बात को व्यक्त कर सकें, तार्किक ढंग से परिचर्चा में भाग ले सकें, भाषा के विविध स्वरूपों को समझ सकें या परिचित हो सकें। ठीक है ना, ये सारे के सारे शिक्षण के उद्देश्य हैं, बहुत सारे हैं, इसमें से कितने भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुन करके आपको सही आंसर देना है। भाषा क्या है? तो भाषा जो है विचारों अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना जाता है। ठीक है, ये वीडियो देख लेना, आपको और भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो भी आपकी टेंशन होगी वो भी दूर हो जाएगी। ये वीडियो जरूर देखना। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वर्णमाला जो है वर्णों के क्रमित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण क्या करता है? छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करता है, शुद्ध वाचन शिक्षा शुद्ध वाचन की शिक्षा देता है, मुहावरों लोकोक्तियों का ज्ञान कराता है। ये सारे सही हैं, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इसके बाद जो है कविता की मुख्य विशेषता होती है। तो कविता जो है अनुभूति की प्रबलता होती है, कविता में रसानुभूति होती है, इसमें लय छंद तुक होते हैं और सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, ये सारी चीज़ें सही हैं, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है। तो अच्छे मूल्यांकन में जो है विश्वसनीयता होती है, विभेदकारिता नहीं होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये अच्छा हो जाएगा आपका ऑप्शन। इसके बाद जो है भाषा और बोली में कोई दो अंतर बताइए। अभी अभी वीडियो आपने देखा था उसमें मैंने बता दिया था भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। भाषा अर्जन के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको आप लिख सकते हैं। रुचि का सिद्धांत, सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, विचारों के आदान प्रदान का सिद्धांत, बहुभाषिता का सिद्धांत, विविध विद्याओं के ज्ञान का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, अभिव्यक्ति का सिद्धांत, ये सारी चीजें हैं। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी एक बालक या बालकों के एक समूह की किसी विशेष प्रकार की कठिनाई या समस्या का उपचार या हल करने के लिए इस शिक्षण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। कहानी की कोई दो परिभाषाएं लिखिए। तो कहानी की मैंने बताया था, कोई भी परिभाषा पूछ सकता है। मुंशी प्रेमचंद्र क्या बोलते हैं? मुंशी प्रेमचंद बोलते हैं
कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक भाग या एक मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य होता है। उसकी शैली, चित्र और कथानक एक एक ही भाव को प्रकट करते हैं। डेफिनेशन याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ये डेफिनेशन, ये कथन किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद का है। चार्ल्स गैरेट के अनुसार कहानी एक लघु वर्णनात्मक गद्य रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का मुख्य उद्देश्य जो है मनोरंजन करना होता है। ये चार्ल्स गैरेट के अनुसार है। ये कहानी एक लघु वर्णनात्मक गद्य रचना है। इस तरह से स्टेटमेंट देके पूछेगा ये किसने कहा था, तो चार्ल्स गैरेट ने कहा था, याद रखिएगा। यात्रा वर्णन के विभिन्न सोपानों के लाभ लिखने हैं तो रोचकता उत्पन्न होती है, कल्पनाशीलता जागृत होती है, मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित होती है, प्रकृति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, उल्लास की भावना प्रबल होती है। ठीक है, ये सारे जो है यात्रा वर्णन के सोपान है। इकाई योजना की दो विशेषताएं लिखिए। इकाई योजना दैनिक शिक्षण कार्य के लिए आधार प्रदान करती है। इकाई योजना शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती है। मौलिक लेखन का अर्थ बताइए। तो मौलिक लेखन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से चिंतन मनन करके अपनी एक सोच बनाता है तो उससे उस व्यक्ति का मौलिक विचार कहा जाता है। किंतु वो विचार कर रहा है, सोच कर रहा है ना, चिंतन कर रहा है। किंतु जब वही व्यक्ति अपनी निजी विचारों को, जो उसने विचार बनाया है, विचारों को शुद्ध सुनिश्चित शब्दावली तथा अपनी शैली में लिखित रूप में प्रकाशित करता है, यानी लिख देता है, तो उसे मौलिक लेखन कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मौलिक लेखन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे अपने विचार को स्पष्टता पूर्वक क्रमबद्ध रूप से तथा शुद्ध भाषा में लिख सकें, छात्रों के शब्द भंडार को बढ़ाना तथा उनका सफलतापूर्वक प्रयोग करना सीखना, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार विषयों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्र विभिन्न प्रकार की शैलियों के विषय में जान सके और अपनी एक स्वतंत्र शैली का निर्माण कर सके। मौलिक लेखन के द्वारा छात्र को इस योग्य बनाना कि वह बड़ी से बड़ी बातों को संक्षिप्त रूप में लिख सके। बच्चों में स्थायी साहित्य का सृजन करने की क्षमता विकास करना, ये भी मौलिक लेखन का उद्देश्य है। तो ये बहुत सारे उद्देश्य हैं। आपसे जैसा क्वेश्चन पूछे, जितने नंबर का पूछे, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व, ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ध्यान रखिएगा, नाम आपको याद रखना है। य, र, ल, व जो है अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण है, जिसमें हम बोलते हैं क, ख, ग, घ या अ, आ, ई, ये होती है आपकी वर्ण। ठीक है, इसके बाद जो है भाषा विकास संबंधी ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है। ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात कर रहा है तो औपचारिक व्याकरण का ज्ञान होना भाषा विकास संबंधी ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मौन वाचन से क्या से है, तो मौन वाचन यानी कि बिना बोले पढ़ना, मन में पढ़ना। भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दैनिक पाठ योजना को हम इकाई योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इकाई योजना के नाम से भी जानते हैं दैनिक पाठ योजना को। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है भाषा एवं बोली में क्या अंतर है, लिखिए। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि भाषा में व्याकरण होती लेकिन बोली में नहीं होती है। भाषा की लिपि होती है किंतु बोली की लिपि नहीं होती है। हिंदी भाषा की लिपि आपसे पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। ठीक है ना, देवनागरी लिपि होती है हिंदी भाषा की, ये याद रखना है। भाषा विस्तृत होती है किंतु बोली क्षेत्रीय होती है। भाषा नियमों की मोहताज होती है किंतु बोली नियमों की मोहताज नहीं होती है। भाषा अर्जन की कोई दो सिद्धांत लिखिए। तो बहुत सारे सिद्धांत मैंने अभी अभी पिछले वीडियो में बताए थे। रुचि का सिद्धांत, सरल से कठिन और का कठिन का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, विचारों के आदान प्रदान का सिद्धांत, बहुभाषिता का सिद्धांत, विविध विद्याओं के ज्ञान का सिद्धांत। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भाषा शिक्षण के कोई तीन गुण लिखिए। भाषा शिक्षक के कोई तीन गुण हो सकता है, तो भाषा शिक्षक चरित्रवान और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। भाषा शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट और भाषा शैली सरल होनी चाहिए। भाषा शिक्षक को छात्रों का हित चिंतक वो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने वाला होना चाहिए। भाषा शिक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए। भाषा शिक्षक को अपने विषय में दक्ष होना चाहिए। इसके बाद है सुनने के कौशल विकास की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। आप सुनने का कौशल कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वक्ता के मुख से उच्चारित ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनना, यानी कि कोई जो बोलेगा उसको ध्यानपूर्वक सुनना। वक्ता का विषय रुचिकर हो तो श्रवण का विकास होता है, यानी आप जो बोल रहे हैं और उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और आपकी बातें जो दूसरा सुनेगा वो आराम से सुनेगा और उसका श्रवण विकास होगा।
वक्ता की संप्रेषण शैली अगर उचित है तो श्रवण का विकास होगा। जो बोलने वाला है अगर वो उचित संप्रेषण शैली का उपयोग करता है तो भी उसका श्रवण विकास होगा दूसरे लोगों का। बाल गीत, अभिनय गीत, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि सुनने से श्रवण कौशल का विकास संभव है। वक्ता की बात को सुनते समय ध्यान वक्ता के वक्तव्य पर होना चाहिए, यानी जो बोला जा रहा है उस पर होगा तो जो है आपका कौशल विकास हो जाएगा सुनने का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? तो एकाग्र भाव से पढ़ने की कुशलता उत्पन्न होती है, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान होता है, विराम चिन्हों को ध्यान रखते हुए पढ़ने योग्य बनना और जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान देना, गद्य की विभिन्न विद्याओं का ज्ञान देना, ये गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बता रखा है, उसको देख लेना, वन शॉट वीडियो जो है। आकलन किसे कहते हैं? आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञान होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस तरह सीख रहा है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। अब नहीं, सही विकल्प चुनना है। तो आगत वर्णों की संख्या है, तो आगत वर्णों की 3 संख्याएं होती है, टोटल 3 होती हैं, जिसमें आ, ज और फ होते हैं। ये याद रखिएगा, सीधा सीधा बोलेगा आ, ज, फ किस तरह का वर्ण है, उसमें ऑप्शन आ जाएगा आगत, फिर या खालिस्तान में भी दे सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 तरह के होते हैं, जो 3 तरह के होते हैं उनका नाम मैंने लिख दिया, आ, ज और फ, इनको आगत वर्ण कहते हैं। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धति जो है उसको हम डाल्टन पद्धति बोलते हैं, जो नवीन पद्धति है इसको डाल्टन पद्धति बोला जाता है। श्रवण कौशल विकास की विधि क्या है? तो भाषण विधि जो है श्रवण कौशल की विकास विधि है। भाषण करेंगे हम तो हम सुनेंगे, तो हमें सुनना मतलब श्रवण कौशल, तो हमारी जो भाषण सुनेंगे तो हमारा सुनने का विकास होगा। सतत मूल्यांकन का क्षेत्र है, तो छात्र की अभिरुचि भी इसमें शामिल होती है, छात्र की सृजनात्मकता भी इसमें शामिल होती है, यानी अ और ब दोनों सही है। अयोग्यवाहक कहलाते हैं, अयोग्यवाहक जो है अन और अह कहलाते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। अयोग्यवाहक के प्रकार जो है 2 होते हैं, अंग और अह। ठीक है, ऊपर जो दिया था वो आपका आगत वर्ण है और ये अयोग्यवाहक वर्ण है, ठीक है ना, अंग और अह। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु क्रंदन के क्या कारण हैं? तो हमने बताया है शिशु बहुत सारे रीजंस के वजह से रो सकता है। जब वो असहाय महसूस करता हो, जब उससे कोई वस्तु छीन ले जाती हो, या असुरक्षित महसूस करता हो, या फिर भूख महसूस करता हो, या अंधेरा लगी हो, या तेज ध्वनि महसूस करता हो, या माता पिता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हो, या उसका जो है डायपर गीला हो जाए तो महसूस करेगा। तो ये सारे क्रंदन के कारण हैं। इसके बाद जो है सक्रिय अधिगम पद्धति के 2 उद्देश्य बताने हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसमें मैंने 5 उद्देश्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। सक्रिय अधिगम प्रविधि का मुख्य उद्देश्य शिक्षक की भूमिका को एक मार्गदर्शक के रूप में निश्चित करना है, जिससे वह छात्र के सहयोगी के रूप में कार्य कर सके। इस तरह से बहुत सारे मैंने दिए हैं जिनको आप पढ़ करके याद कर सकते हो। इसमें 2 उद्देश्य पूछा गया है। इसके बाद आइए, प्रहसन क्या है? प्रहसन नाटक का वह प्रकार है जिसमें हास्य रस की प्रधानता होती है। इसमें अनेक पात्रों का समावेश हो सकता है, जैसे सन्यासी, पुरोहित, भिक्षुक, राजा, धनी, ब्राह्मण, कोई भी हो सकता है। इस वीडियो को जरूर देखना, आपको और मजा आ जाएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसको वन शॉट में हमने आपके सभी सब्जेक्ट के वन शॉट वीडियो डाल दिए हैं। आपका सब्जेक्ट कोड 801 से लेकर के 813 तक के सारे विषय कंप्लीट डाल दिए गए हैं। ऑलरेडी एग्जाम से पहले वो उनको डाला गया है। जितना आपके पास समय मिलता है उतनी जल्दी जल्दी वीडियोस को पढ़ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में बेहतरीन नंबर मिल सकें। और हर एक क्वेश्चन जो है आपके किसी भी एग्जाम पेपर का क्वेश्चन किसी दूसरे एग्जाम पेपर में आ सकता है, हमेशा इंटर रिलेटेड होता है। आज तक का इतिहास रहा है डीएलएड परीक्षाओं का कि दूसरा क्वेश्चन जो है आपका दूसरे पेपर का क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन पेपर में या चौथे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, या चौथे पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो पहले ही क्वेश्चन पेपर में या दूसरे क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए सारे सब्जेक्ट विषयों को पढ़ना आवश्यक है। तो इस वीडियो को देखिएगा, आपको जो है आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। फुल मार्क्स 100 में से 100 के लिए हमने अब तक जो वीडियो बनाए हैं इतना विकसित किया है अपने वीडियोस को और नोट्स को कि आप लोग जो है अब 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पर जो है मानक भाषा और अमानक भाषा में अंतर पूछता है कभी कभी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मानक भाषा एक तरफ, अमानक भाषा एक तरफ। मानक भाषा जो है, मानक भाषा स्थिर होती है, स्तरीय होती है और सर्वमान्य होती है, यानी सभी जगह इसको माना जाता है। अमानक भाषा जो है ये अस्थिर होती है, स्थानीय होती है, ठीक है, और ये आंचलिक होती है, यानी कि सर्वमान्य नहीं होती है। यह व्याकरण सम्मत होती है, यानी कि इसमें व्याकरण शामिल होती है, और इसमें व्याकरण शामिल नहीं होती, ध्यान नहीं दिया जाता व्याकरण में। इसमें मानव शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, इसमें मानव शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह सभी तरह की अशुद्धियों से मुक्त होती है, इसमें वर्तनी और संरचना संबंधी अशुद्धियाँ देखी जा सकती हैं। इसमें तत्सम तद्भव शब्दों का सही प्रयोग किया जाता है, इसमें तत्सम तद्भव
के अलावा विदेशी और देशज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भारत की राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा जो है वो है हिंदी, तो उसको राजभाषा भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। वैसे राष्ट्रभाषा तो डिक्लेयर ही नहीं हुई है अभी तक, लेकिन आपके डीएलएड में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, उसका मन करे वो पूछ लेता है। तो राष्ट्रभाषा भारत की है नहीं, भारत की राजभाषा है, राजभाषा है हिंदी। मालवी भाषा का क्षेत्र जो है वो उज्जैन है, ये याद रखिएगा। हिंदी भाषा का विकास खालिस्तान भाषा से हुआ है, तो हिंदी भाषा का विकास जो है राजस्थानी भाषा से हुआ है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राजस्थानी भाषा से हुआ है। यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन आप करेक्ट कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्षेत्रीय भाषाएं कितने प्रकार की हैं। तो क्षेत्रीय भाषाएं जो है वो 12 प्रकार की हैं, तो 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं। इसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 14 भाषाएं जो है अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया है। संस्कृत को राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस सन में प्राप्त हुआ, तो 2005 में इसको राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा घोषित की गई है, राजभाषा घोषित की गई है, राष्ट्रभाषा नहीं है, तो 343 से 347, ठीक है, ये धारा है। इसके बाद में राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र की प्रगति का अविरल प्रवाह है, जो राष्ट्र धड़कन को ही प्रचालित नहीं करता, बल्कि राष्ट्र में कर्म सौरभ को भी देशों दिशाओं में प्रसारित करता है। उपयुक्त कथन किसका है, तो ये स्वामी विवेकानंद का कथन है, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट पूछ सकता है आपसे। मातृभाषा के उपार्जन के उपागम कौन कौन से हैं, तो अंतर्ज्ञान संबंधी उपागम भी है, पर्यावख्यात्मक उपागम भी है, और अन्योन्य क्रियावादी उपागम भी है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी यानी कि ईसाई मिशनरी किस सन में आए थे, तो ये आए थे 1813 में। अंग्रेज मतलब अंग्रेजी, सॉरी अंग्रेज, भारत में अंग्रेज जो है जिनको ईसाई मिशनरी बोलते हैं, ये 1813 में आए थे। प्रांतीय भाषाओं के स्थान पर ही नहीं वरन उनके अलावा अन्य प्रांतीय विनियम हेतु एक राष्ट्रभाषा समस्त भारत हेतु जरूरी है। अतः अतः राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी ही होना चाहिए, अतः राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी होना चाहिए। उपयुक्त विचार किसके हैं, तो महात्मा गांधी ने ये विचार प्रस्तुत किया था कि भाई हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, ठीक है, तो यही कथन है इनका। इसके बाद जो है मानवीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, तो मानवीकरण की प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी को हमेशा के लिए सह राजभाषा का दर्जा किस सन में दिया गया था, तो 1963 में दिया गया था। इसके बाद जो है भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास किस क्रिया से प्रारंभ किया जाता है, तो वार्तालाप से शुरू किया जाता है, आपस में बातचीत से शुरू किया जाता है। चित्र वर्णन और कथा रचना के लिए उत्तम विधि है, तो सबसे उत्तम विधि मानी जाती है प्रश्न युक्त विधि। इसके बाद छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वो क्या है, चित्र वर्णन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित संज्ञा शब्दों को सिखलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वो होती है देखो और कहो विधि। शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि जो है वो प्रश्न प्रविधि है, ध्यान रखिएगा। ये सारी विधियों को आपको एक बार ढंग से पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो बोलते हैं हम ध्वनि। ध्वनि जो हमारे मुंह से निकलती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ण होता तो हम वर्ण लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्वनि है जिसको स्विन बोलते हैं, ठीक है ना, या फोनिम बोलते हैं, तो ये ध्वनि है, फोनिक्स बोलते हैं, तो वो चीज़ होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या जो है टोटल 33 है, 33 है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या जो है वो 11 है, याद रखिएगा। इसके बाद में सस्वर वाचन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन के प्रकार होते हैं 2। नेक्स्ट जो है सस्वर वाचन से कौन सी अभिव्यक्ति सशक्त होने लगती है या होती है, तो मौखिक अभिव्यक्ति जो है सशक्त होने लगती है। पठन का अर्थ क्या है, तो सस्वर वाचन और मौन वाचन, ठीक है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। अब इसी में आपकी बात आ गई, सस्वर वाचन कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो एक सस्वर वाचन और एक मौन वाचन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया बालक चित्र के नीचे लिखे हुए शब्द को जोर से पढ़ता है, यह क्रिया किस पठन के अंतर्गत आती है, तो ये शब्द पठन के अंतर्गत आएगी, ठीक है, शब्दों को पढ़ रहा है, वो नीचे लिखे हुए शब्दों को पढ़ रहा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या है,
तो लिखित भाषा की अंतिम इकाई को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, जो हम लिखते हैं वो वर्णों के माध्यम से लिखते हैं, इसीलिए लिखित भाषा की अंतिम इकाई को वर्ण कहा जाता है। इस वीडियो को जरूर देखना, इसमें सारे के सारे स्पेशल जो क्वेश्चंस हैं, जो बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको डिस्क्राइब करके बताया गया है। जो हमने यहाँ पे देखा वो भी आपके लिए बहुत है, लेकिन इसको देखोगे तो आप बहुत से बेहतरीन बन जाओगे। आगे देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस, जिसमें आपसे पूछा गया है साहित्य पढ़ने से कौन सी क्षमता बढ़ती है? तो पढ़ने की क्षमता बढ़ती है। जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपमान कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। उपमान को समझाइए। तो उपमान जो है वो शब्द है जिसके द्वारा किसी वस्तु की तुलना की जाती है किसी वस्तु से। ठीक है ना। इसके बाद जो है साहित्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो भाषा का प्रारूप विकसित होता है, साहित्य का प्रारूप विकसित होता है, व्यक्तिगत या व्यक्तिक विकास प्रारूप होता है। तो ये सारे के सारे सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। निम्न में से साहित्य की विद्या कैसी होती है? तो साहित्य ना तो नाटक हो सकता है, ना एकांकी हो सकता है। सॉरी, साहित्य जो है, मैं कहानी सोचा था, साहित्य में जो है नाटक होता है, एकांकी होती है, उपन्यास होते हैं, तीनों चीजें शामिल होती हैं साहित्य विद्या में। तो उपयुक्त सभी सही है। गद्य के अंतर्गत नहीं आता, तो नाटक जो है आपका आएगा, ठीक है, उपन्यास आएगा, कहानी भी आएगी। लेकिन गद्य मतलब जो है आपका, गद्य मतलब गद्यांश, गद्यांश में कविता नहीं आती। कविता जो है पद का भाग है, पद का भाग है, कविता जो है पद का भाग है। परंपरा से भाषा शिक्षण का आधार था। तो परंपरा से जो भाषा शिक्षण का आधार माना गया था वो व्याकरण शिक्षण है। ठीक है। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्ची द्वारा मातृभाषा सीखना कहलाता है। तो बच्चा या बच्ची द्वारा मातृभाषा जो सीखना है वो अर्जन कहलाता है। ठीक है, उस अधिगम नहीं कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचिकर व तल्लीन रखने वाली कहानी से शुरुआती पाठक में विकसित क्या होगा? तो एकाग्रचित्ता विकसित होगी। वो एकाग्र हो जाएगा, रुचिकर होगा तो उसको सुनने में इंटरेस्ट आएगा, वो एकाग्र ध्वनि से सुनेगा, एकाग्र मन से सुनेगा। ठीक है। तो ये वाला वीडियो जरूर देखना, जिससे आपका जो है संपूर्ण विकास हो सके, संपूर्ण नंबर प्राप्त कर सकें आप। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप जरूर देखेंगे। सामने आपके प्लेलिस्ट आ रही है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की लिंक होती है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो की जो लिंक आई हुई है इसको टच करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। आपके सारे विषय के 801 से लेकर के 813 तक सारे विषय आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। इस तरह के वीडियो, वन शॉट वीडियो दे दिए गए हैं। तो इन वन शॉट वीडियो को देख करके आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।